हे गाइस व्हाट्स अप। 2 महीने रह गए सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स में। आर यू गाइस एक्साइटेड? इफ आई आस्क यू हाउ's the जोश, will I get the response hi sir? Let me hear it. How's the जोश? Hi sir. How's the जोश? Hi sir. जय हिंद, जय हिंद, गुड, वेरी गुड। आज हम लोग यहां पर बैठे हैं बात करने के लिए कि आने वाले 2 महीनों में हम सीए फाउंडेशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करें जिससे 100% हमारा सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाए। 100% हमारा सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाए। ठीक है सर, मैं 3 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। पहला, आपको कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करना चाहिए। दूसरा, आपको रिवाइज किस तरह से करना चाहिए। और तीसरा, आप पूरा कोर्स किस तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अगर हमने इन 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर ली और इन 3 पॉइंट्स को हम लोग कायदे से समझ ले गए, तब क्या सीए फाउंडेशन एग्जाम क्लियर करना मुश्किल चीज है? आईसीएआई का बाप भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। ठीक है सर, तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं कि सबसे पहले आपको कौन कौन से मटेरियल्स यूज करना चाहिए। बहुत बहुत ही सिंपल चीज है सर। आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसको पढ़ लो ना, पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। आईसीएआई कहता है कि हम अपना एग्जाम करने वाले हैं, हम अपना एग्जाम लेने वाले हैं, उसके लिए ये स्टडी मटेरियल है, इसे आप लोग पढ़ लो। तो सर प्लीज उसे पढ़ लो, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ लो, आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ लो। दूसरी चीज, आईसीएआई ने अभी तक जितने एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे हैं उन्हें कर लो। आईसीएआई ने अभी तक एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उन्हें कर लो। कई मई 2018 से तो ये आपका न्यू सिलेबस वाला सीए फाउंडेशन आ रहा है। आपको पता है इससे पहले जो सीपीटी होता था, उससे पहले प्रोफेशनल एजुकेशन 1 होता था, उससे पहले भी सीए फाउंडेशन होता था। तो 90s के जमाने से सीए फाउंडेशन चला आ रहा है और वही वाली चीजें अब फिर से सीए फाउंडेशन में आ रही हैं। ठीक है, आपको 90s से लेकर अब तक के सीए फाउंडेशन के सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कहां मिलेंगे? स्कैनर नाम की किताब में मिलेंगे। स्कैनर नाम की किताब में मिलेंगे। सर ये स्कैनर नाम की किताब हमें कहां से मिलेगी? आप इस वाले लिंक पे जब आएंगे soda.com पे आपको स्कैनर वाली किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसी पेज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, जिससे आप लोगों को कुछ नहीं करना हो, आप लोग सिर्फ उस लिंक पे जाके क्लिक करो, आपको ये चारों पेपर्स की चारों किताबें मिल जाएंगी। आप इन्हें खरीदो, इन्हें मंगाओ, इनके क्वेश्चंस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ठीक है, इन बुक्स में कई सारे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं, एडिशनल क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं। आप लोग चाहो तो उन्हें मत करो। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। टाइम हमारे पास कम है, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत टाइम है, लेकिन वैसे देखा जाए तो टाइम थोड़ा सा कम भी है, राइट। आपको आईसीएआई का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, आपको आईसीएआई के पास्ट एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपको वो पढ़ने हैं। पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आप लोगों को कहां से मिलेंगे? स्कैनर से मिलेंगे। स्कैनर कहां से मिलेगी? इस वेबसाइट से मिलेगी। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपल। आइए नेक्स्ट, आईसीएआई के रिवीजन टेस्ट पेपर्स। सर आईसीएआई हर अटेम्प्ट से पहले कुछ रिविजनरी टेस्ट पेपर्स इशू करता है हर सब्जेक्ट के लिए, सो दैट स्टूडेंट्स कैन रिवाइज देयर एंटायर सिलेबस। आपको पिछले कई सारे अटेम्प्ट्स के रिविजनरी टेस्ट पेपर्स के क्वेश्चंस करने हैं। कहां से मिलेंगे? आइए मैं आपको बताता हूं। आप आईसीएआई की वेबसाइट पर आइए, आप आईसीएआई की वेबसाइट पर आइए, आप यहां पर स्टूडेंट्स वाले टैब पे जाइए और आप यहां पर BOS नॉलेज पोर्टल, इस पे आप आ जाइए। आप BOS नॉलेज पोर्टल पे आ जाइए। ठीक है, फिर आप न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये रही न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस पे आप लोग फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करिए। और जैसे ही आप लोग फाउंडेशन कोर्स पे क्लिक करते हैं, ये देखिए सर आपके चारों पेपर्स के नाम यहां पर लिख के आ गए हैं। ठीक है, आपने सपोज पहला वाला किया प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अब आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं, स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वर्जन अवेलेबल है। तो पहली चीज तो मैंने यही बोली थी कि आईसीएआई जो स्टडी मटेरियल इशू कर रहा है यार उसे पढ़ लो ना, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक,
फिर कॉरिजेंडम टू स्टडी मटेरियल, कई बार क्या होता है कि जो आईसीएआई का स्टडी मटेरियल प्रिंट होता है उसमें कहीं कहीं कुछ एरर्स होते हैं, तो स्टूडेंट्स जब उन एरर्स को, व्हेन स्टूडेंट्स कम अक्रॉस दोस एरर्स दे गेट कंफ्यूज कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि बुक में है, इसको सही माने या नहीं माने। तो आईसीएआई फ्रॉम टाइम टू टाइम कीप्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग दिस कॉरिजेंडम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सब दिया हुआ है कि प्रिंटेड एडिशन में कौन से पेज में क्या एरर है, उसको कैसे ठीक करो वगैरह वगैरह। ठीक है, इसे आप लोग देख सकते हो। बंद हो जा भाई। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, ये कुछ बहुत खास क्वेश्चंस नहीं है, मैं देख चुका हूं इन्हें। रिवीजन टेस्ट पेपर्स, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि आईसीएआई कीप्स ऑन इशूइंग रिवीजन टेस्ट पेपर्स। ये देखो, मई 2018 से न्यू सिलेबस शुरू हुआ है और मई 2000 से लेकर मई 2020 तक के सारे हर अटेम्प्ट के रिवीजन टेस्ट पेपर्स यहाँ पर अकाउंट्स के दिए हुए हैं। ठीक है, आप मई 20 का रिवीजन टेस्ट पेपर खोलो, देखो रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, करते जाओ। ठीक है, इसे मैं बंद कर देता हूं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हुआ है वो है आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर्स। वो है आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर्स। रिवीजन टेस्ट पेपर्स के साथ साथ आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर्स भी इशू करता है, वो भी आपको इसी वाली वेबसाइट पे यहीं पर मिल जाएंगे। देखो ये रहे मॉक टेस्ट पेपर्स। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आईसीएआई अपने पुराने अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स अपनी वेबसाइट पे नहीं रखता है। ठीक है, ये वाला जो मॉक टेस्ट पेपर अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नवंबर 2019 अटेम्प्ट से पहले जो आईसीएआई ने मॉक टेस्ट पेपर इशू किया था, ये वो वाला है। अभी मई 2020 एग्जाम्स के लिए ये वाले मॉक टेस्ट आईसीएआई ने इशू नहीं किए हैं। तो जब मई 20 के लिए आईसीएआई मॉक टेस्ट पेपर इशू करेगा तब ये वाला यहाँ से हटा देगा, तब तक आप नवंबर 19 वाला कर लो। बाकी आप अगर गूगल करोगे तो आपको कई सारी वेबसाइट्स पे, मैं ये नहीं कह रहा हमारी वेबसाइट पे मिलेगा या सिर्फ आपको हमारी वेबसाइट पे आना चाहिए, आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाओ, कई सारी वेबसाइट्स पे आप लोगों को ऐसा मिल जाएगा कि पुराने कई सारे अटेम्प्ट्स के आपको मॉक टेस्ट पेपर्स और रिवीजन टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे। बट आई प्रेफर कि आप लोग आईसीएआई की वेबसाइट से ही डाउनलोड करके पढ़ो। ठीक है, प्लस पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के मॉक टेस्ट पेपर्स की मैं खुद वीडियो बना के आप लोगों के लिए डालने वाला हूं आने वाले 2 महीनों में। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स की, रिवीजन टेस्ट पेपर्स की, नवंबर 2019 के एग्जाम पेपर्स की, कई सारी रिविजनरी वीडियोस और इस टाइप के क्वेश्चंस की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए आने वाले 2 महीनों में डालने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो उसको। राइट, एनीवे ये हो गया। तो ये 4 चीजें अगर आप लोगों ने यूज कर ली, ये 4 चीजें अगर आप लोगों ने यूज कर ली और इन 4 चीजों का बार बार आपने रिवीजन कर लिया, तो सर आईसीएआई का बाप भी आपको फेल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा और क्या आएगा एग्जाम में? इसके अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता। आईसीएआई का मटेरियल आपने कर लिया, आईसीएआई के पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस आपने कर लिए स्कैनर से, आईसीएआई के रिवीजन टेस्ट पेपर्स कर लिए, आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर्स कर लिए, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। यू नो द प्रॉब्लम विद स्टूडेंट्स इज कि वो लोग अलग अलग बुक्स खरीदने लगते हैं, कभी इसकी बुक खरीद लो, कभी उसकी बुक खरीद लो, कभी इसकी बुक खरीद लो। नहीं, हम तो सारे के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएंगे, फिर एक एक चैप्टर में कई कई दिन उनके वेस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस उन्हें करने होते हैं। और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सिर्फ जिन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है उनके एक्सपीरियंस है नहीं। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं भी ये बेवकूफ़ी करता था, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं भी ये बेवकूफ़ी करता था। आईसीआई का स्टडी मटेरियल छोड़ के, स्कैनर छोड़ के, दुनिया भर की किताबें मंगा के, ये तो फॉरेन ऑथर ने लिखी है, इसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, ये इसने लिखे है, इसमें और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, पता नहीं क्या क्या नर्क मचाता था। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली काम क्या है, जिस भी अटेम्प्ट में मैं पास हुआ हूं, जब मैं पास हुआ हूं, तब मैंने आईसीआई स्टडी मटेरियल और स्कैनर और आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर्स पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो आप लोग सिर्फ इन 4 चीजों को पढ़ो और आप लोग कुछ मत पढ़ो। ठीक है, मेरे एक टीचर थे काफी पहले, वो कहते थे इट्स बेटर टू सॉल्व 1 बुक 100 टाइम्स than to solve 100 books for just 1 time। आप एक ही किताब 100 बार सॉल्व करो, रिवाइज करो उसको बार बार, यू शुड गेन कॉन्फिडेंस कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं देख लूंगा। कॉन्फिडेंस इज अ की, राइट। तो आप इन 4 मटेरियल्स को बार बार रिवाइज करो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। पहला पॉइंट जो था हमारा मटेरियल्स टू बी यूज, उसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक, नेक्स्ट हाउ टू रिवाइज। सर यहां पर ही तो सबसे बड़ी ट्रिक होती है। हाउ टू रिवाइज में ही तो सबसे बड़ी ट्रिक होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज कब करें ये समझ में नहीं आता। तो सर मैं आप लोगों को एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड बताने वाला हूं रिवीजन करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस तरह से रिवाइज कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ देगा, गारंटी मेरी है।
ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस छप्पर फाड़ देगा, गारंटी मेरी है। तो सर साइंटिफिक मेथड ये है कि आपने सपोज आज, व्हाट इज टुडे, टुडे इज 27 फरवरी 2020, आपने सपोज आज पढ़ाई की, ठीक है, क्या पढ़ाई की, मैं कहता हूं सपोज अकाउंट्स में आपने एनपीओ वाला चैप्टर उठाया, सपोज अकाउंट्स में आप लोगों ने एनपीओ वाला चैप्टर उठाया और आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से आपने इलस्ट्रेशंस लेट्स से 1 to 4 किए, ठीक है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से आप लोगों ने सपोज इलस्ट्रेशंस 1 to 4 किए। आपने सोचा कि यार ठीक है, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से मैंने इलस्ट्रेशन 1 to 4 कर दिए, लेट्स सी कि पिछले अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर में जो एनपीओ से क्वेश्चन आया था, क्या मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूं। आपने देखा, आपने सपोज उसको भी सॉल्व कर लिया, तो आपने एमटीपी नवंबर 19 का सपोज क्वेश्चन नंबर 4B, मैं अंदाजे से बता रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि नवंबर 19 के मॉक टेस्ट पेपर में एनपीओ का क्वेश्चन नंबर क्या था, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि नवंबर 19 के लिए जो आईसीआई ने मॉक टेस्ट पेपर इशू किया था, उसमें से सपोज क्वेश्चन नंबर 4B था एनपीओ का, वो भी आपने आज कर लिया, ठीक है। तो अब आज 27 फरवरी 2020 को आपने इतना पोर्शन कर लिया, अब आप इसे रिवाइज कब करोगे, तो सर पहला रिवीजन आपका हमेशा होना चाहिए विद इन 24 आवर्स, आपका पहला रिवीजन हमेशा विद इन 24 आवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो द फर्स्ट टाइम दैट यू रिवाइज दीज टू थिंग्स, illustrations 1 to 4 from the ICAI study material and question number 4B from mock test paper of November 19, the first time that you revise this should be on 28th February 2020, should be on 28th February 2020. This is the first time that this should be revised, ठीक है। मैंने क्या बताया, अगर 27 फरवरी 2020 को आपने कुछ पढ़ाई की तो फर्स्ट रिवीजन आपका होना चाहिए 28 फरवरी 2020। नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए 3 दिन बाद, यहां से लेकर 3 दिन बाद, मतलब 27 तारीख को आपने पढ़ाई की तो 28, 29 और 1 फर्स्ट मार्च को आपका नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए, 1 मार्च 2020। फर्स्ट मार्च को आपका नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए, और उसके बाद 7 डेज बाद, 7 डेज कहां से, यहां से 7 डेज, ठीक है। तो 28 को किया तो 29th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th मार्च, तो आपका नेक्स्ट रिवीजन होना चाहिए 6th मार्च 2020। उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए, इसके एक हफ्ते बाद, तो 6th हो गया, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th मार्च, नेक्स्ट रिवीजन आपका 13th मार्च 2020। फिर नेक्स्ट रिवीजन कब होना चाहिए, इसके एक हफ्ते बाद, फिर उसके एक हफ्ते बाद, मतलब अब आपके वीकली रिवीजन्स यहां से स्टार्ट हो गए, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ रहा है, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या इरिटेशन चल रही है, मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में क्या डाउट आ रहा है। आप 1 सेकंड रुको, आप 1 मिनट रुकोगे, मैं आपका डाउट पे तुरंत पहुंच जाऊंगा, ठीक है। मैंने ये बताया कि जो चीज़ आपने 27 फेब 2020 को पढ़ी, उसका फर्स्ट रिवीजन आपका होगा 28 फरवरी 2020 को, फिर होगा 1 मार्च 2020 को, यानी यहाँ से 3 दिन बाद, और उसके बाद यहाँ से 7 दिन के बाद आपका रिवीजन होता जाएगा। इसका फ़ायदा समझो, जब आपने ये इलस्ट्रेशंस 1 to 4 और MTP नवंबर 19 का क्वेश्चन 4B इतनी बार रिवाइज कर लिया, तो अगर मान लो इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो क्या आपको जरा सा भी एग्जाम हॉल में सोचने की जरूरत पड़ेगी, जरा सा भी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी? नो, आप क्वेश्चन देखोगे और आप सॉल्व करना उसको स्टार्ट कर दोगे। आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे, आपने कहा अरे यार रटा हुआ है यार, बोर हो चुके हैं इस क्वेश्चन को कर करके यार, इसको जल्दी से फॉर्मेट्स बनाओ, लिखो, निपटाओ साले को, आगे बढ़ो, ठीक है। यही होगा, इतनी बार रिवाइज कर लोगे तो यही होगा, ठीक है। दूसरा डाउट आपके दिमाग में आ रहा है, सर इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, हम एक ही चीज को इतनी बार रिवाइज करेंगे तो हमारा कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं टाइम कितना लगेगा,
इसके पीछे भी पूरी साइंस है। इसके पीछे साइंस ये है कि सर जब आपने पहली बार कुछ पढ़ा तो सपोज इसमें आपको x नंबर ऑफ आवर्स लगे, सपोज इसमें आपको x नंबर ऑफ आवर्स लगे, उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम रिवाइज करोगे ना तो आपको 10% ऑफ x आवर्स लगेंगे, आपको 10% ऑफ x आवर्स लगेंगे। दैट्स इट, इट्स अ फैक्ट, आप लोग करके देख सकते हो। ओनली 10% ऑफ x आवर्स आप लोगों को लगेंगे, ठीक है। मतलब अगर आज आपने कोई चीज लेट्स से 5 आवर्स में पढ़ाई की, कोई चीज आप लोगों ने 5 आवर्स में की, तो जब आप लोग इसका फर्स्ट रिवीजन करने बैठोगे तो 10% ऑफ 5 आवर्स लगेंगे। 10% ऑफ 5 आवर्स मतलब होता है 0.5 आवर्स, और 0.5 आवर्स का मतलब होता है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। और इसी तरह से ये टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन। इसी तरह से ये टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा विद एवरी सब्सिक्वेंट रिवीजन, ठीक है। एग्जैक्टली 10% ऑफ 30 मिनट्स ऐसा नहीं है कि आपने जो चीज 5 घंटे में पढ़ी वो आप 10% ऑफ 30 मिनट्स यानी 3 मिनट में आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। 3 मिनट्स में आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते, राइट। लेकिन काफी हद तक आपका कम हो जाएगा, मे बी 10 मिनट में, मे बी 15 मिनट में आप उन चीजों को रिवाइज करने लग जाओगे, ठीक है। लेकिन अब आपको इसका एफर्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना होगा। आपको यह भी देखना होगा कि अगर मैं इसमें दिन के 15 मिनट लगा रहा हूं किसी चीज को रिवाइज करने में तो उसका बेनिफिट कितना लॉन्ग टर्म और कितना ज्यादा है, उसका बेनिफिट कितना ज्यादा लॉन्ग टर्म है, आप लोग अभी इमेजिन नहीं कर सकते हो, ठीक है। इतनी बार आप अगर किसी चीज को रिवाइज कर लोगे सर, वो आपसे नींद में भी पूछी जाएगी ना, आप बेझिझक बिना किसी डाउट के, बिना किसी इनहिबिशन के आप उसको बहुत आराम से किसी को भी समझा सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था मेरा हाउ टू रिवाइज। सर इसको फैसिलिटेट करने के लिए एक बड़ी प्यारी ऐप आती है गूगल कैलेंडर। गूगल कैलेंडर हर एक के फोन में मौजूद है, जिनके फोन में मौजूद नहीं है वो लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, नहीं तो एप्पल के ऐप स्टोर से भी मिल जाएगी, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल कैलेंडर आज है 27 तारीख, ठीक है। मैंने प्लस पे क्लिक किया और मैंने कहा मुझे रिमाइंडर लगाना है, ठीक है। मैंने कहा मुझे रिमाइंडर लगाना है, किस चीज का रिमाइंडर लगाना है? अकाउंट्स NPO ICAI स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन 1 2 4, ठीक है। ICAI स्टडी मटेरियल इलस्ट्रेशन 1 to 4, सपोज मैंने ये लगाया, ठीक है। मैंने कहा रिपीट करो, आप रिपीट करो एवरी वीक, रिपीट करो एवरी वीक, और ये कल से 28 फरवरी से शुरू हो जाएगा, ठीक है। 28 फरवरी ऑल डे मैंने रिपीट कर दिया एवरी वीक। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब आप देखो 28, ये देखो यहां पर आ रहा है कैलेंडर में। जब आप 28 फरवरी वाला देख रहे होगे यहां पर फ्राइडे में, तो आपको दिख रहा होगा अकाउंट्स। आपने जैसे ही इसको टैप किया ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीक 6 मार्च फिर दिख रहा है, नेक्स्ट वीक 13 मार्च फिर दिख रहा है, नेक्स्ट वीक 20 मार्च फिर दिख रहा है, नेक्स्ट वीक 27 मार्च फिर दिख रहा है, नेक्स्ट वीक 3rd अप्रैल फिर दिख रहा है, एंड सो ऑन। गूगल कैलेंडर आपको बताता रहेगा अब आपको रिवाइज करना है, ठीक है। गूगल कैलेंडर आप लोगों को बताता रहेगा। अच्छा, मैंने कहा था कि जो चीज आपने आज पढ़ी फर्स्ट रिवीजन कल होना चाहिए, वो तो हो गया। फिर एक और बताया था कि नेक्स्ट रिवीजन 3 दिन बाद का होना चाहिए, उसके लिए आपको एक सेपरेट रिमाइंडर लगाना होगा। आप इसको ऐसे करो, इसको कॉपी कर लो, इसको पूरे को आप कॉपी कर लो, ठीक है। पूरे को आप कॉपी कर लो और मैं वीक पे आता हूं, ठीक है। 27 को गया तो 28 को रिवाइज हुआ, उसके बाद 27 से 3 दिन तो 28, 29, 1 मार्च को आपको लगाना है, ठीक है। 1 मार्च को आप आओ, 1 मार्च को रिमाइंडर लगा, यहां पर आपने पेस्ट किया, हो गया आपका 1 मार्च ऑल डे 1 मार्च, डज नॉट रिपीट, सेव, डन डन। अब देखो 28 फेब का दिख रहा है, 1 मार्च का क्यों नहीं दिख रहा भाई? देखो भाई, ऐसे थोड़ी करते हैं, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ऑल डे किया आपने, ऑल डे थोड़ी किया था मैंने, ऑल डे करूंगा तभी तो दिखाई देगा, ठीक है। ऑल डे 1 मार्च डज नॉट रिपीट, डन, खत्म बात। अब आप इसको वीक पे देखो तो देखो 28 फेब को दिख रहा है फर्स्ट रिवीजन, फिर नेक्स्ट 1 मार्च को दिख रहा है, फिर आपका 6 मार्च को दिख रहा है, फिर आपका वीकली ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है,
राइट। अब आपने सपोज 27 फरवरी को सपोज मैथ्स भी किया, तो आप 20 फिर से रिमाइंडर लगाओ। आपने रिमाइंड किया सपोज मैथ्स, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस, मैथ्स डिफरेंशियल कैलकुलस, इसमें आपने सपोज किया स्कैनर क्वेश्चंस, लेट्स से 1 to 50, लेट्स से, ठीक है। अब आप इसको 28 तारीख को लगाओ, रिपीट में एवरी वीक कर दो, डन, सेव कर दो, ठीक है। अब 28 तारीख को 2 रिमाइंडर्स आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं, 6 मार्च को 2 रिमाइंडर्स आप लोगों को यहां पर दिख रहे हैं। जैसे ही आप इनको टैप करोगे आपके पास ये दोनों डिटेल में आ जाएंगे, ठीक है। आपने किया सपोज ये रिवाइज कर लिया, इसको मार्क एज डन कर दो, ये वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। जितने भी आप रिमाइंडर्स लगाते जाओगे, आप उस डेट के रिमाइंडर्स पे टैप करोगे, आपके पास कई सारे टास्क आ जाएंगे। जैसे जैसे एक एक टास्क कंप्लीट होते जाए आप उसको मार्क एज डन करते जाओ, अपना निकलता जाएगा ये, ठीक है। तो गूगल कैलेंडर इज अ वेरी गुड ऐप टू फैसिलिटेट दिस रिवीजन थिंग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। तो किसी भी चीज का आपको रिवीजन करना है, पहला रिवीजन आपका नेक्स्ट डे होगा, मतलब विद इन 24 आवर्स होगा, उसका नेक्स्ट 3 दिन बाद, उसका नेक्स्ट फिर 7-7 दिन के इंटरवल्स पे आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो टाइम वाला जो फैक्टर था वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एवरी रिवीजन के साथ, विद एवरी रिवीजन योर टाइम विल गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, विद एवरी रिवीजन योर टाइम विल गेट रिड्यूस्ड। अच्छा, और हाँ, इसमें रिवीजन में एक चीज और है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को आपको किस तरह से रिवाइज करना है। तो सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए ना, आप जब रिवाइज करो तो एक चीज बहुत ध्यान में रखो। वो चीज क्या आप ध्यान में रखो कि क्वेश्चन पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, और 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट्स, ठीक है। 3 घंटे में होते हैं 180 मिनट्स, राइट। मैं कहता हूं आप इसमें से 30 मिनट्स हटा दो, मैं कहता हूं इसमें से आप 30 मिनट्स हटा दो। आप वॉशरूम जाओगे, आप बी शीट लोगे, आप पानी पियोगे, आप इधर उधर देखोगे, दोस्तों के इशारे करोगे, अबे टफ है बे, अबे नहीं हो पाएगा बे, अबे तो बहुत आसान है बे, तो मैं बता दूंगा बे, पता नहीं कुछ ना कुछ करते रहोगे, ठीक है। तो इन इफेक्ट आपका पेपर सॉल्व करने के लिए आपके पास है 150 मिनट्स, ठीक है। 150 मिनट्स में यू हैव टू सॉल्व द पेपर फॉर 100 मार्क्स। आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है इन 150 मिनट्स, ठीक है। अभी ये मैं सब्जेक्टिव पेपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली अकाउंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैथ्स का पेपर मुझे पता है 2 घंटे का होता है, तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन उसके हिसाब से करेंगे, राइट। अकाउंट्स के पेपर के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं, आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। मैं कह रहा हूं इसमें से 30 मिनट्स हटा दो, अभी आपके पास बचा 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है, मतलब फॉर एवरी मार्क, हर मार्क के लिए आपको 1.5 मिनट्स मिल रहे हैं, दैट्स इट। हर मार्क के लिए आपको एग्जाम हॉल में टाइम मिल रहा है 1.5 मिनट्स, ठीक है। मतलब 10 मार्क्स के लिए आपको मिल रहे हैं 15 मिनट्स, मतलब a 10 mark question should be solved by you along with all the formats, along with all the lines, along with all the totals in only and only 15 minutes. अगर आप एग्जाम हॉल में किसी 10 मार्क के क्वेश्चन में 15 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप अगले हर क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर आप एग्जाम हॉल में एक 10 मार्कर क्वेश्चन के लिए 15 मिनट से ज्यादा स्पेंड कर रहे हो, तो आप आने वाले हर क्वेश्चन को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये 15 मिनट से ज्यादा जो भी टाइम जाएगा वो अगले वाले क्वेश्चन से ही तो जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिवाइज करो, जब भी आप लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिवाइज करो, तो आप देखो कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 इंटू 1.5 कितना होता है, 6 इंटू 1.5 मतलब 9 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। टाइमर लगाओ, 9 मिनट्स में फॉर्मेट्स के साथ उसे सॉल्व करो, ठीक है। टाइमर लगाओ, 9 मिनट्स में फॉर्मेट के साथ उसे सॉल्व करो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्कर है तो 4 मार्कर कितने टाइम में होना चाहिए, 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 1.5 कितना होता है, 4 इंटू 1.5 इज 6 मिनट्स, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन 4 मार्कर है तो वो 6 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन 6 मार्कर है तो वो 9 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए। 10 मार्कर क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड इन नॉट मोर देन 15 मिनट्स, ठीक है। अब बात आती है कि सर अगर हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं, हम सब्सिक्वेंटली रिवाइज किए जा रहे हैं, हर हफ्ते हम रिवाइज कर रहे हैं, और हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कह रहे हो कि उसको लिख के 15 मिनट के अंदर, 9 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर करो, तब कहाँ से आपका वो जो 10% ऑफ द टोटल टाइम जो आप कह रहे थे कि टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा, वो तो रिड्यूस होगा ही नहीं,
ठीक बात है, वो रिड्यूस नहीं होगा। हर बार आपसे थोड़ी कह रहा हूं कि लिख लिख के प्रैक्टिस करो, पहली बार दूसरी बार आप उसको लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। पहली या दूसरी बार जब आप रिवाइज कर रहे हो तब आप इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को लिख के सॉल्व करो। जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, पहला रिवीजन हमेशा पूरा लिख के होना चाहिए, पहला रिवीजन हमेशा पूरा का पूरा लिख के होना चाहिए। एंड मार्क द क्वेश्चन जो पहले रिवीजन में ही आपसे नहीं हो पा रहा है। पहले रिवीजन में ही अगर आपसे क्वेश्चन कोई नहीं हो पा रहा है, आप उसे मार्क करो, आप उसे अगले दिन फिर से रिवाइज करो। और जितने भी सब्सिक्वेंट रिवीजन्स होंगे उनमें आपको करने की जरूरत नहीं है लिख लिख के, उनमें आप एक बार देख लो, आप उसका पूरा दिमाग में फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इस तरह से बनता है, ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इस तरह से बनता है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सबसे पहले विल स्टार्ट विद द बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बाद एंड में आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, व्हाटएवर, ठीक है। इस तरह से आपके दिमाग में फॉर्मेट्स एकदम क्लिक हो जाने चाहिए, आपको क्लिक होना चाहिए। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये वाला जो पॉइंट है कि फर्नीचर सोल्ड, सेल फ्रॉम फर्नीचर शोन इन द रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ओके, फर्नीचर सेल, लेकिन उसका रिसीट्स एंड पेमेंट्स में तो आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर आएगा। तो क्या कोई और एडजस्टमेंट दिया हुआ है? अगर हाँ, तो उसको इनकॉर्पोरेट करके मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है। दिस इज हाउ फास्ट यू हैव टू गेट रिवाइजिंग, ठीक है। और जैसे जैसे आपके सब्सिक्वेंट रिवीजन्स होते जाएंगे, आप क्वेश्चन का एक एक पॉइंट पढ़ोगे और एक एक पॉइंट पढ़ते ही आपको ये वाले एडजस्टमेंट्स दिमाग में क्लिक करने लग जाएंगे, ठीक है। एक एक पॉइंट पढ़ते ही आपको ये सारे एडजस्टमेंट्स दिमाग में एकदम क्लिक करने लग जाएंगे, राइट। तो रिवीजन के लिए आई टोल्ड यू, पहला रिवीजन विद इन 24 आवर्स, नेक्स्ट रिवीजन 3 डेज, उसके बाद सब्सिक्वेंट रिवीजन्स एवरी वीक, ठीक है, एवरी वीक। उसके लिए आई टोल्ड यू गूगल कैलेंडर पे आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों को किसी ईयरली डायरी में लिखना पसंद है तो आप लोग उसको हाथ से लिख सकते हो, जैसे भी, मतलब माय पॉइंट इज दैट यू शुड रिवाइज, ठीक। अकाउंट्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने, वो मैंने आप लोगों को बताया। एक मार्क के लिए आपको 1.5 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। फॉर एवरी मार्क यू गेट 1.5 मिनट्स, तो उसके हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। सिमिलरली अगर मैथ्स का पेपर देखा जाए, पेपर 3 जो है आपका मैथ्स का पेपर देखा जाए, उसको करने के लिए 2 घंटे मिलते हैं। 2 घंटे में 120 मिनट्स है, 2 घंटे में 120 मिनट्स है। मैं कह रहा हूं इसमें से 20 मिनट्स हटा दो, ठीक है, बचे कितने, 100 मिनट्स, बचे कितने, 100 मिनट्स, और आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। तो फॉर एवरी मार्क यू गेट जस्ट 1 मिनट। तो मैथ्स के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करो तो आपको कोशिश करनी चाहिए, मैथ्स, स्टैट्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करो तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये क्वेश्चन मुझसे 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। एवरी क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड विद इन 1 मिनट। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत लंबा है, ये तो 1 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व हो ही नहीं सकता, आप उसका आंसर रट लो, आप उसका आंसर याद कर लो, आप उसका प्रोसेस याद कर लो, जिससे वो वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में रिपीट हो तो आप बिना सोचे समझे अपना उसका प्रोसेस कर रहे हो, आंसर तुरंत आ गया। रिमेंबर सम स्टेप्स, लेकिन आपका हर क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर अंदर मैथ्स में हो जाना चाहिए कंप्लीट, ठीक है, तभी आपका पेपर अटेम्प्ट हो पाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू रिवाइज। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, रिवाइजिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गया। कोर्स कंप्लीशन, सर इतना रिवाइज करेंगे तो आप ऑनेस्टली प्रैक्टिकली बताओ क्या 100% कोर्स हमारा कंप्लीट हो सकता है? ऑनेस्टली प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। ऑनेस्टली प्रैक्टिकली आप लोगों का कोर्स 100% कंप्लीट हो ही नहीं सकता। किसी एग्जाम में किसी स्टूडेंट का नहीं होता है, मेरा नहीं हुआ था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा कभी भी किसी एग्जाम में कोर्स 100% कंप्लीट हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जितना हुआ उतना सॉलिड हुआ, जितना कंप्लीट हुआ उतना ऐसा सॉलिड हुआ कि आईसीआई कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले और मैं उसका जवाब ना दे पाऊं तो मेरा नाम निशांत कुमार नहीं। इतना सॉलिड कंप्लीट किया। कैसे कंप्लीट किया? मल्टीपल रिविजन्स, सब्सिक्वेंट रिविजन्स, रिमाइंडर लगा के, लिख के, टाइम बांध के, बार बार ऐसे कंप्लीट हुआ। आप 80% कोर्स कंप्लीट करो, लेकिन वो जो 80% है वो ऐसा होना चाहिए कि आईसीआई कुछ भी पूछ ले, आप 100% श्योरिटी, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और ऑनेस्टी के साथ उसका आंसर अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, आप उसका आंसर अटेम्प्ट कर पाओ। तो आपका कोर्स भले ही 80% कंप्लीट होगा, कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 80% होगा बिकॉज ऑफ दीज सब्सिक्वेंट रिविजन्स, आपका वो बहुत सॉलिड तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज फिर आपके दिमाग में आएगी, सर पर ऐसे तो रैंक वैंक के चांसेस रह जाएंगे। अबे किसे चाहिए रैंक, क्या कर लोगे रैंक लाके? ऑनेस्टली बताऊं, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो सर रैंक लाना कोई मुश्किल बात नहीं है,
ठीक है, रैंक लाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपका इतना ज्यादा कायदे से अगर काम चलता रहेगा ना, रैंक बहुत आराम से आ जाएगी। लेकिन रैंक लाने की आड़ में जो स्टूडेंट्स इधर उधर की बुक्स रेफर करते हैं, बाकी सारी चीजें बार बार बाकी सारी इधर उधर की चीजों में घुस जाते हैं, वो गलत है। रैंक लाने की चाह रखना कोई गलत चीज नहीं है। आई रिपीट, रैंक लाने की चाह रखना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन रैंक लाने के लिए एक प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। वो प्रोसेस यही है। अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं, अभी भी आप लोगों के लिए रैंक लाना पॉसिबल है। बट ऑनेस्टली आई फील कि रैंक लाने से होगा क्या? रैंक लाने से कुछ नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो कि रैंक लाने के चक्कर में पास भी ना हो पाओ। कहीं ऐसा ना हो, मुझे तो ये डर लगता है, ठीक है, कि रैंक लाने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि यार पास भी ना हो पाओ। आप पास हो, आप आगे बढ़ो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे। रैंक लाना या बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करने की चाह रखना सक्सेस की चाह है। और 3 इडियट्स में आप सब लोगों ने देखा होगा कि सक्सेस का पीछा मत कर, एक्सीलेंस का पीछा कर। सक्सेस तो साली झक मार के तेरे पास आएगी, सक्सेस झक मार के आएगी। आप जो 80% 90% सिलेबस अपना कंप्लीट कर पा रहे हो, उसको करो ना पूरी एक्सीलेंट तरीके से, उसको बार बार रिवाइज करो। सक्सेस आपके झक मार के पीछे आएगी, अच्छे मार्क्स से क्लियर होगा, रैंक आने के भी चांसेस बढ़ जाएंगी। लेकिन आपका जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन प्रोसेस है, वो आपका पूरी की पूरी एक्सीलेंस और ईमानदारी से होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये एक छोटा सा था जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीए फाउंडेशन इन 2 मंथ्स। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं। जो लिंक्स मैंने आप लोगों से कहा, एक sauda.com वाला जो लिंक है, उसका मैं आप लोगों को जो लिंक वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक फोन नंबर आएगा, मेरा पर्सनल फोन नंबर है, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोगों को स्क्रीन पे एक फोन नंबर आएगा, वो मेरा पर्सनल फोन नंबर है, राइट। आप लोगों को कोई भी और दिक्कत हो, आप उस फोन नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, ठीक है। आप व्हाट्सएप करो, मुझे अगर कुछ लगा कि यार ये वाला डाउट तो बहुत ही अच्छा है स्टूडेंट का, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, सबको उसका बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। तो आप लोगों को अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके गाइडेंस चाहिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके गाइडेंस चाहिए, कुछ एनीथिंग, वो मेरा पर्सनल नंबर है। आई एम CA निशांत कुमार, और मेरा नंबर आप लोगों के पास आएगा अभी स्क्रीन पे, वो मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी स्ट्रैटेजी बनाने से रिलेटेड, या कुछ भी आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसका जवाब आपको डेफिनेटली दूंगा, ठीक है। मैं उसका जवाब आपको डेफिनेटली दूंगा। अगर मुझे लगता है कि उन डाउट्स को कंपाइल करके उसके लिए एक अलग वीडियो बनाने की जरूरत है, मैं वो भी बना दूंगा, ठीक है सर। तो आई विल सी यू लेटर, टिल देन ऑल द बेस्ट, डू वेल, ऑल द बेस्ट।